डेलॉस ने कहा, इस सिलसिले में मेरी तो ख्वाहिश है कि हम सबसे पहले इलास और सोमा को भी अपने साथ ले लें ताकि हमारी कार्रवाई और मौसर हो जाए। गर्ज ये कि ये लोग चमक के अहाते में दाखिल हुए तो सब गर्दनें उठाकर उन्हें देखने लगे और डेलॉस ने आगे बढ़कर कहा, शॉपिन वालों और वो जो नई दुनिया के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सब मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें हारलीजा की तरफ से पहला पैगाम देना चाहता हूँ और इस पैगाम में हमारी हसीन सरजमीन के लिए एक अच्छा पैगाम है। सब लोग आ जाओ। सबने डेलॉस की बात से इत्तफाक किया। गोनिया थारम भी मुस्कुराती हुई सबके दरमियान मौजूद थी। और मैंने तुमसे कहा था ना जॉन फाइलर कि हारलीजा वाले कुछ भी करें, मैंने सालार को उनके दरमियान भेजकर एक ऐसा अमल किया है जिसकी मिसाल इस सरजमीन की तारीख में नहीं मिलेगी। जरा सुनो ये खूबसूरत आदमी क्या कहता है जिसका नाम डेलॉस है। गोनिया थारम की निगाहें डेलॉस पर जमी हुई थी और उसकी आंखों में एक नशावर कैफियत उतरती आ रही थी। बहुत ही बदफितरत औरत थी वो। डेलॉस ने उन सबको देखा जो उसके सामने आ खड़े हुए। फिर उसने कहा, बात किसी एक से कहने की नहीं, बल्कि मैं सबसे कह रहा हूँ। मैं उन सबसे बात कर रहा हूँ जिन्हें अपनी सरजमीन से प्यार है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कबीले से हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोग इस सरजमीन के दुश्मन नहीं। हमारे दरमियान जादूगरों की वजह से एक चपकलिश चल रही है और हम दो गिरोहों में तकसीम हो गए। सबका ख्याल यह है, बल्कि जादूगरों का, कि अब शॉपिन और हारलीजा वाले कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शॉपिन वाले हारलीजा वालों पर बर्तरी हासिल कर लें तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? यही ना कि हारलीजा का नाम खत्म करके इस सरजमीन पर बसने वाले हर शख्स को शॉपिन का बाशिंदा कहा जाएगा। होगा क्या? वही एक बात ना कि सब फिर से एक हो जाएंगे। और यही ख्याल हारलीजा वालों का भी होगा। बात सिर्फ उन जादूगरों की आ जाती है जो जाती तौर पर सिर्फ अपनी बर्तरी चाहते हैं और अपने जादू को साबित करना चाहते हैं। दोस्तों, सारा काम और सारा खेल यहीं से शुरू हुआ है। हम में से हर शख्स जादूगर नहीं और जादुई कुव्वतों को नहीं मानता, लेकिन हम में से हर शख्स इस सरजमीन का बाशिंदा है जो मोहब्बत की सरजमीन है, अमन व अमान की सरजमीन। हारलीजा वालों ने अपनी कुव्वतों को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों का इंतखाब किया और उन्हें उस दुनिया में भेजा जहां का जादू एक अलग ही जादू है, आग और लोहे का जादू। लेकिन आने वालों ने जब अपने वहां के तजुर्बात बयान किए तो पता यह चला कि वहां के रहने वाले इंसानों की तरह जिंदगी नहीं गुजारते। वह हर लम्हा मौत के खौफ का शिकार हैं और ये मौत उन्हें उनके अपने ही लोगों से मिल रही है। यहाँ जो कुछ सामने आया वो ये है कि हम इस दुनिया की तख्लीक करके अपने लिए बाहर से मौत मंगवाना चाहते हैं। हमारी ये खूबसूरत सरजमीन किसी भी तरह इस वहशत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमन का झंडा कोई भी बुलंद कर दे, ये उसकी बड़ाई है और यह हमारा अपनी ज़मीन से मोहब्बत का कर्ज भी है। आप लोग भी शॉपिंग के लिए वहाँ से कुव्वतों का खजाना लेकर आए हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे जिस्मों के तार एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमने एक ही मिट्टी से तख्लीक पाई है। हम एक दूसरे को फना कैसे करें? हमारी ज़मीन के किसी भी बाशिंदे की मौत हम में से किसके लिए खुशी का बायस होगी? आपको ये बात मालूम है कि हारलीजा वाले आपको मौत की घाट उतार दें? यही ख्याल है ना आपका? लेकिन मुझे बताइए कि हम वो दिल कहाँ से लाएंगे जिसके जरिए हम अपने जैसों को जिंदगी से महरूम कर दें? हम ये नहीं कर सकते और हमारा दिल ये कहता है कि आप लोग भी ये नहीं कर सकते। आपने तो वो दूसरी दुनिया देखी है। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी महफूज है, बिल्कुल महफूज। और शुक्र है कि हमारे अपने साथी भी हम तक पहुँच चुके हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोगों को आपके कबीले तक पहुँचा दूँ और इसके लिए मैं शॉपिंग के समझदारों को तलब कर रहा हूँ। मुतमईन रहें और बस एक बात जहन में रखें, हम इस ज़मीन को मोहब्बत और अमन की ज़मीन बनाना चाहते हैं। जो जादू आप वहाँ से लाए हैं उसे आप अपनों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर वो जादू जो हारलीजा वाले वहाँ से लाए हैं आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा तो आप खुद समझदार हैं कि नतीजा मौत के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। आप जब यहाँ से अपने कबीले में वापस जाएं तो भरपूर कोशिश करें कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें। आप उन्हें बताएं कि वो दुनिया किस कदर बेकसी का शिकार है। इक्तदार की हवस में वो अपनी ही मौत का बायस बन गए हैं। मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता था कि अगर आपके दिल में ये खौफ है कि हारलीजा वाले आपके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे तो वो खौफ दिल से निकाल दें। आपको मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की हैसियत हासिल है। हाँ, हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि आप थोड़ा सा वक्त यहाँ गुजारें और उसके बाद हम अपने मसाइल हल कर लें। और मैं उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी ये बात बताना चाहता हूँ जो इस जहाज़ के मालिक हैं और इसे लेकर यहाँ तक आए हैं। आपका जहाज़ महफूज है और वक्त आते ही आपको इजाज़त दे दी जाएगी कि आप खुद भी उसकी हिफाजत करें और फिर आप यहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से वापस जा सकेंगे। और मैं ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये सलाह मशवरा मुझे सालार ने दिया है।
डेलॉस की ये तमाम बातें उनमें से हर शख्स के चेहरे पर हैरत के नक्श नमूदार कर रही थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे पर खुशी के रंग नजर आने लगे। गोनिया थारम ने फखरिया लहजे में कहा, जॉन फाइलर, तुमने सुना? जो अल्फाज डेलॉस के मुंह से निकले, उसने खुद इस बात को तस्लीम किया कि आवाज उसकी थी और अल्फाज सालार के। जॉन फाइलर उलझी हुई निगाहों से गोनिया थारम को देखने लगा, फिर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो गोनिया थारम? गोनिया थारम ने एक हल्का सा कहका लगाया और बोली, जो मैं कहना चाहती हूँ वो शायद अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये कहकर वो वापसी के लिए मुड़ गई। उधर डेलॉस भी सालार का बाजू पकड़कर वहां से चल पड़ा और गोनिया थारम अजीब सी निगाहों से ये मंजर देख रही थी। हर तरफ चहमगोइयां हो रही थीं। काफ डैनियल ने जेम्स हाइलर से कहा, और मैं समझता हूँ मिस्टर जेम्स हाइलर, अगर ये फरिश्ता नुमा नौजवान हमारे साथ ना होता तो हमें शायद यहाँ से वापसी नसीब ना होती। इसने मुझसे वादा किया था। मैं इन लोगों से एक और इजाज़त लेना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ये गलत फहमी का शिकार न हो जाएं। क्या? जेम्स हाइलर ने सवाल किया। अगर ये लोग मुझे मुस्तकिल तौर पर एंजल पर रहने की इजाज़त दे दें तो मैं एंजल को एक बार फिर बिल्कुल पहले जैसा बना दूं। थोड़ा तवक्कुफ कर लो, यहाँ कोई फैसला हो जाए, उसके बाद हम सालार ही के जरिए अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी कर देंगे। यकीनन जिस तरह यहाँ का सरबराह डेलॉस सालार की इज्जत करता है, उससे मुझे इस बात का यकीन है कि वो हमारी ये ख्वाहिश कबूल करेगा। वैसे मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आप बुरा ना माने तो? काफ डैनियल ने जेम्स हाइलर से कहा और जेम्स हाइलर काफ डैनियल को देखने लगा। हाँ बोलो, क्या आप अपनी दुनिया में वापसी पसंद करेंगे? जेम्स हाइलर पुरख्याल निगाहों से काफ डैनियल को देखने लगा, फिर बोला, और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? सर, मेरे लिए अपनी इस दुनिया से बेहतर जगह और कोई नहीं, काफ डैनियल ने पूरे तरफ लहजे में कहा। हाँ वाकई, हालांकि इस शख्स ने जिस तरह इस दुनिया के बारे में तशरीह की है उसमें एक लफ्ज भी गलत नहीं है, जेम्स हाइलर ने पुरख्याल लहजे में कहा। तमाम इंतजामात कर लिए गए, बुजुर्गों से मंजूरी हासिल हो चुकी थी, इंतजामात किए गए। फिर रोशनी के जादूगर ने सरहदी पहाड़ी के पास जाकर पत्थरों में आग जलाना शुरू कर दी। इसके बाद उसने सुरख नगीने जैसी कोई शय निकाली और उसे सुलगते पत्थरों में डाल दिया। रोशनी ने अचानक सुर्खी इख्तियार कर ली और इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सुरख रोशनी फिजा में सैकड़ों फुट बुलंद हो गई। ऊपर पहुंचकर सुरख फिजा छतरी की तरह फैल गई और बहुत देर तक पहाड़ों को सुरख रंग में नहलाए रही। इसे रोशनी का जादू कहा जाता था। और फिर डेलॉस ने पुरमुसरत लहजे में सालार को बताया, उन्हें पैगाम मिल गया है और अब संगी दरवाजों पर उनका इंतजार करना होगा। सालार ये सब दिलचस्पी से देख रहा था। जब डेलॉस किसी काम में मसरूफ हुआ तो अकब से सोमा की आवाज़ सुनाई दी। तुझे ये सब कुछ कैसा लगता है सालार? बहुत अच्छा, बहुत पुरस्कार। और मैं तुझे कैसी लगती हूँ? सोमा ने भी इख्तियार सवाल किया और सालार उसे चौंक कर देखने लगा। फिर उसने गोलमोल सा जवाब दिया, तू भी सोमा इसी दुनिया का एक हिस्सा है, गोया मैं भी तुझे अच्छी लगती हूँ। क्यों नहीं? सालार बोला। तो सोमा मुस्कुराती हुई कहने लगी, समुंदर की इस जमीन में थोड़े फासले पर जो ये पहाड़ियां उभरी हुई नजर आती हैं, वहां मैंने अपना एक घर बना रखा है। वही सुकूनगाह है जहां मैं अपनी दोस्त मछलियों के साथ होती हूँ। कल मैं तुझे वहां अपने साथ ले जाऊंगी। जरूर, सालार बोला। मेरी वो दुनिया एक अनोखी दुनिया है। वहां मैंने एक अजीबोगरीब चीज रखी है। वो क्या? वहां पहुंचोगे तो दिखाऊंगी, तुम उसे देखकर हैरान रह जाओगे। शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि सदियों में सूरज की कोई किरण समुद्र की गहराइयों में झांकती है तो वह तह के जिस टुकड़े को चूमती है वहां एक मोती पैदा हो जाता है, और वो होता है सच का जादू। उस मोती को छूकर जो कहा जाता है सच कहा जाता है, चाहे इंसान कितना ही झूठ बोलना चाहे। और वहां तुझे एक सच बोलना पड़ेगा। मुझे? हाँ, एक ऐसा सच जिस पर मेरी आइंदा की जिंदगी का इन्हसार है। सोमा अजीब से लहजे में बोली और सालार चौंक कर उसे देखने लगा। ना जाने क्यों उसे एक अजीब सी उलझन का एहसास हो रहा था। उसके दिल और दिमाग में तो बस एक ही नाम था, समीता। डेलॉस जो भी कह रहा था, जॉन फाइलर और बाकी अफराद जो कुछ भी कह रहे थे, सालार ने उन्हें सुना तो था, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल में एक चोर मौजूद था। और वो चोर था उस खतरनाक औरत की तरफ से जिसका नाम गोनिया था। गोनिया थारम उन लोगों में सबसे ज्यादा पुरस्कार और ताकतवर जादू की मालिक थी जिसकी तफसील अभी तक किसी को नहीं मालूम थी। ये भी एक कमाल की बात थी कि इतने अरसे से वो इन लोगों के साथ थी। उसके बहुत से रूप सामने आए थे, लेकिन आज तक ये हकीकत पता नहीं चल सकी कि आखिर गोनिया थारम है कौन। कहीं वो शेरॉक थी, कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन जो कुछ भी था आखिरकार उसे सामने तो आना ही था। कुछ वक्त के लिए सालार ने अपना मंसूबा मुलतवी कर दिया। गोनिया थारम से कोई बात बैद नहीं थी कि किसी बात पर बिगड़ कर वो हालात की शक्ल ही बदल दे। इधर हार्लीजा के दाखिली संगी दरवाजे पर शॉपिंग वालों की तरफ से जवाब का इंतजार किया जा रहा था और सुर्ख रंग की रोशनी का पैगाम फिजा में मुंतशिर होने के बाद
अब तक हर शख्स बेचैनी से मुंतजिर था कि शॉपिन वाले क्या जवाब देती हैं। फिर शॉपिन वाले, जो सूरत व शक्ल और लिबास में बिल्कुल हारलीजा वालों जैसे थे और ये अंदाजा नहीं होता था कि उनके दरमियान कोई इख्तलाफ है, इस तरफ आते हुए नजर आए। डेलॉस ने मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया और उन्हें ताज़ीम दी। उनके इस्तकबाल के लिए उनकी नशिस्तगाह के लिए बहुत ही माकूल बंदोबस्त किया गया। फिर उनमें से एक शख्स जो उम्र रसीदा था और चेहरे से तजुर्बेकार मालूम होता था आगे बढ़ा और बोला, मैं सुरख रोशनी के जवाब में आया हूँ और चाहता हूँ कि मुझे एक मेहमान ही का दर्जा दिया जाए और किसी दुश्मनी का आगाज ना किया जाए। मैं शॉपिन का नुमाइंदा हूँ और मोजिस डेलॉस से बात करना चाहता हूँ। हम जानते हैं मेरे बुजुर्ग कि सदियों पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में तुमसे हमारा कोई रिश्ता जरूर होगा और वो रिश्ता तो अब भी नहीं टूटना चाहिए, चाहे इसका कोई नाम हो या ना हो। हम फासलों से एक दूसरे को देखते हैं, जो हुआ सो हुआ। आपकी आमद पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे दरमियान जो ज़मीन का रिश्ता है उसे कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। सारे रास्ते एक सिमत हो जाते हैं। मोहब्बत और अमन से ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़मीन का रिश्ता बुनियादी हैसियत रखता है और हम चाहते हैं कोई ऐसी बात ना हो जिससे एक दूसरे को नुकसान पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती ने हमारे दरमियान पहाड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं और एक न एक दिन ये दीवारें ख़त्म हो जाएंगी। मैं इस बात का पूरा यकीन रखता हूँ। जिस तरह अपनी आपके सामने मौजूदगी, क्यों नहीं, और वो नौजवान है और अपने जिस्मों में आतिश दौड़ती हुई महसूस करती हैं। ये समझते हैं कि ज़िंदगी मामूली चीज़ है। ये नहीं जानते वो कि आने वाली कोई शय दोबारा नहीं आती चले जाने के बाद। फिर दूसरे शख्स ने आगे बढ़कर कहा, हमें बताओ वो पैगाम हमें किस लिए दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से मुकम्मल गुफ्तगू के इख्तियारात किसके पास हैं। हाँ, हमें। ये पैगाम सुनने के बाद और अगर कोई हल्की फुल्की बात हुई तो फैसला यही किया जा सकता है। तो फिर जो कुछ मैं चाहता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेलॉस ने कहा और दिल की सारी बात उन लोगों से कह दी। तब उस बुजुर्ग ने कहा, वो कौन लोग हैं जिनका तुम उन कीमती लोगों से तबादला करना चाहते हो? बिल्कुल बेहकीकत लोग हैं वो उनके मुकाबले में। और तुम ये सोच लो बुजुर्ग कि हम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, यानी ऐसे लोगों को तुम्हें दे रहे हैं जो मुस्तकबिल में हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन एक अच्छे और नेक पैगाम के साथ कि जंग अच्छी चीज नहीं, और वो जादू जो ये लोग उस बेसुकून दुनिया से लाए हैं सब अपने अपने जहनों में तहलील कर देंगे। और ना ही ये होगा कि हम लोग यानी हारलीजा वाले जो जादू वहां से लाए हैं उसे ज़ेरे अमल लाएं। एक वादा है जो किया जा सकता है और बेहतर होगा कि उसी की पाबंदी हो। अगर अक्लो होश से सोचा जाए तो जवाबी तौर पर हारलीजा पहले भी शॉपिन से जंग के लिए तैयार था और अब भी तैयार रहेगा। लेकिन ये अच्छा हो कि ये ख्याल तर्क करके बेहतरी के रास्ते इख्तियार किए जाएं। उमर रसीदा आदमी गर्दन झुकाकर कुछ सोचता रहा। फिर उसने कहा, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। बाज़ ज़हनों में फितूर है और ये सोचा जाता है कि कुव्वत हासिल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी समझते हैं कि इससे हमारी ये सरजमीन लहूजार हो जाएगी और हासिल कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे ये पैगाम अपने सरबराह को पहुंचा देता हूं और उससे ये दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हारी ये बात तस्लीम कर ली जाए। ये एक नेक ख्याल है जिसे खुलूस से मान लेगा। मैं भी ये चाहता हूँ मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, और मेरी ये ख्वाहिश है कि कुछ समझदार लोग राहबान को समझाएं कि राहबान वही करे जैसा हम चाहते हैं। मुझे उन लोगों के नाम बता दो जिनकी आज़ादी चाहते हो। चूंकि ये लोग निहायत कीमती हैं जो शॉपिन के कैदी हैं, इसलिए हम ये चाहेंगे कि अब तक हमारे जितने अफराद को कैद किया गया है सबकी रिहाई अमल में आए, और इसके लिए मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ। डेलॉस ने कहा, वो क्या? बुजुर्ग ने पूछा। तजवीज़ ये है कि 2 सूरज और 2 चांद गुजर जाएं तो हमें सुरख रोशनी से जवाब दे दिया जाए, और ये रोशनी इस बात का ऐलान होगी कि हमारा मुतालबा मंजूर कर लिया गया है। और जब ये 2 सूरज और 2 चांद गुजर जाएंगे तो हम एक सूरज का और इंतज़ार करेंगे, और जब चांद आसमान पर नमूदार होगा तो शॉपिन के उन तमाम कैदियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उनकी लाशें पहाड़ी चट्टानों के दूसरी जानिब फेंक दी जाएंगी ताकि शॉपिन वाले उन्हें उठाकर ले जाएं, और इस तरह यह समझ लिया जाए कि हमारे दरमियान जंग के अलावा कोई चाराकार नहीं। फिर ये तुम्हारा काम होगा कि तुम अपने जादू को किस तरह इस्तेमाल करो, लेकिन हम आने वालों से कहेंगे कि वो जो कुछ अपने साथ लाए हैं उसकी तैयारी कर लें। ठीक है, इसके बाद मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं फ़ौरन ही वापसी का सफ़र इख्तियार करूं और तफसील से सरदार राहबान को बता दूं। मुझे वो नाम बता दो जिनकी रिहाई चाहते हो। डेलॉस ने यह काम पहले से कर रखा था। उसने ये नाम बताए और उसके बाद कहा, लेकिन बहुत से लोग निशानदेही करेंगे उन कैदियों की जो शॉपिन वालों के पास हैं, और मैं ये समझता हूँ राहबान अच्छा ही चाहता है। तुम सबको हमारे हवाले कर दे और यही उसके हक में बेहतर होगा। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दो, बूढ़े शख्स ने कहा, और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ शॉपिन की तरफ रुखसत किया गया। इस तरह सालार ने यहाँ इस अनोखी सरजमीन पर
अपनी शख्सियत का एक अनोखा तस्वुर पेश किया और कम अज कम उन लोगों के दिलों में उसकी अजमत का सिक्का बैठ गया जिन्हें यह बात मालूम थी कि यहाँ इस सरजमीन पर बरसों की दुश्मनी और कश्मकश के बाद एक ऐसे अमल का आगाज हुआ है जो सबके लिए एक खुशगवार अमल हो सकता है। उधर गोनिया थारम ना जाने किन सोचों में गुम थी। वह सालार को तलाश करती हुई उसके पास पहुंच गई। सालार ने फौरन ही उसे देखकर कहा, आप खैरियत से तो हैं गोनिया थारम? मैं जहां भी होती हूँ खैरियत से ही होती हूँ। तुम्हारी मसरूफियात क्या हैं? क्या तुम मुझे कुछ वक्त देना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं हाजिर हूँ, सालार बोला। आओ फिर उधर बैठते हैं, गोनिया थारम ने कहा और एक गोशे की जाने बढ़ गई। फिर उसने कहा, हाँ सालार, कैसी गुजर रही है? मैडम शेरॉक, आपके सामने हूँ, सालार ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। एक बात बताओ, अगर तुम शॉपिंग पहुंच जाते तो वहां उन लोगों के कैदी होते और वह जगह तुम्हें हासिल ना होती जो है। मैंने ये महसूस किया है कि तुम डेलॉस से ज्यादा करीब होते जा रही हो। यह तो डेलॉस की बड़ाई है मैडम कि उसने मुझे इतनी अहमियत दे दी। एक बात बताओ, क्या तुमने काफ डैनियल और उसके साथियों के बारे में कोई खसूसी ख्वाहिश जाहिर की? हाँ, मैंने उनके लिए डेलॉस से बेहतरी की बात की थी। क्यों? मैडम, इसलिए कि वो एक मजलूम इंसान है और सिर्फ एक जहाजी कप्तान। ना वो हार्लीजा का दुश्मन है और ना शॉपिंग का, बल्कि वो तो यहाँ आकर फंस गया है। और मेरे बारे में आप जानती हैं कि मैं किसी बेगुनाह इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुमने अपने आप को इस कदर बुलंद ताकतों का मालिक क्यों समझ लिया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि जितने किरदार तुम्हारी निगाहों के सामने आ रहे हैं वो मेरे सामने कोई हकीकत नहीं रखते। यहाँ तुम अपनी किसी कहानी का आगाज न करना। मैं रोज़ अव्वल ही से अपने आप को अव्वल समझती हूँ। जहाँ मेरा नंबर 2 हो जाता है वहाँ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। हाँ, कुछ वक्त गुजार लेती हूँ, लेकिन मुझे अपना मुकाम हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जॉन फाइलर अगर शॉपिंग पहुंच जाता तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी हैसियत की मालिक नजर आती, लेकिन वक्त आ रहा है कि मुझे फिर वही हैसियत हासिल हो जाए। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सालार कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वहां जा रही हूँ। अगर मेरे दिल में ऐसा एहसास ना होता तो मैं हार्लीजा की वफादारियां कबूल कर लेती और जो कुछ करती हार्लीजा के लिए करती। लेकिन अब ये जहन में रखना जो मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि अगर मैं शॉपिंग पहुंची तो हार्लीजा के लिए अपने दिल में नरमी रखूंगी, क्योंकि तुम यहाँ मौजूद हो। नए जहानों में मेरा मुकाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और तुम ये बात अपने जहन में रखना कि मैं लामहदूद नहीं हूँ और मेरी वुसअतें तुम्हारी सोच से कहीं आगे हैं। मुझसे कभी मुनहरिफ ना होना, वरना इस सरजमीन पर तूफान आ जाएगा। एक ऐसा तूफान जिसके बाद यहाँ की तारीख सो जाएगी, समझे? सालार सर्द निगाहों से गोनिया थारम को देखता रहा। अपने चेहरे से उसने किसी खास कैफियत का इजहार नहीं होने दिया। गोनिया थारम फिर बोली, और वो दोनों लड़कियां, जिनमें से एक का नाम मेलिना है और दूसरी का समीता, अपनी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत सजाए हुए हैं। मैं उस मोहब्बत को मलिया मेट कर दूंगी क्योंकि तुम मेरी मलकियत हो। सालार बदस्तूर सर्द निगाहों से गोनिया थारम को देखता रहा तो गोनिया बोली, क्या सोच रहे हो सालार? बहुत अफसोस भरे अंदाज में सोच रहा हूँ मैडम गोनिया थारम। क्या ख्याल है आपका? क्या आप मुझे अपनी मलकियत बनाकर रख सकेंगी? सालार के तीखे अल्फाज ने गोनिया थारम को चौंका दिया। बराहे करम थोड़ी सी वजाहत और करो। क्या मोहब्बत और मलकियत में कोई फर्क नहीं होता? एक तरफ आप मोहब्बत की बात करते हैं और दूसरी तरफ मलकियत की। समीता या मेलिना, आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं उनसे रुजू करता तो क्या उनकी मलकियत बन जाता? आप एक मोहब्बत की बात करती हैं और दूसरी तरफ उन सख्तियों का इजहार। इसके बाद क्या इंसान की अपनी अनाज जिंदा रहेगी? आपने चट्टानों की पसंदीदगी की बात की है तो मैडम गोनिया थारम, एक नाम मेरे जहन में आता है। नाम? गोनिया थारम सर्द लहजे में बोली। जी मैडम गोनिया थारम, एक नाम। कौन सा? कैसा नाम? DS आर्नाल्डो, जो बकौल आपका दस्ते राज थे और आपने उसके जरिए वहां से फरार हासिल किया। हाँ तो फिर? गोनिया थारम किसी कदर हैरान रह गई। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मैडम गोनिया थारम कि दोस्ती की जुबान तो हर जगह समझी जाती है। अगर आप कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं और आपके जहन में कोई बहुत ही बड़ा मर्तबा है तो कम अज कम मैं उसे तस्लीम नहीं करता। चलो आओ, जॉन फाइलर से मिलते हैं, शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, मुझे भी मिस्टर फाइलर से बात करनी है, सालार ने कहा और गोनिया थारम उसके साथ चल पड़ी। इसकी इजाजत डेलॉस ने सालार को दी थी और कहा था कि शॉपिंग वालों के कान में ये बात पहुंच जानी चाहिए कि उनकी जानिब से मुफाहमत का आगाज हो चुका है। वो जॉन फाइलर के पास पहुंच गई और सालार जॉन फाइलर को तफसील बताने लगा। जॉन फाइलर के चेहरे पर उम्मीद के आसार नुमाया हो गए और गोनिया थारम के चेहरे के उजलात में तब्दीलियां पैदा होती जा रही थीं। इसके बाद सूरत हाल में कुछ और तब्दीलियां रूनमा हुई। शॉपिंग वालों ने हार्लीजा वालों की पेशकश को फौरन कबूल कर लिया। काम का आगाज हो गया और मुकर्ररा वक्त में कैदियों का वो गिरोह
पहाड़ी चट्टानें अबूर करके हारलीजा के इलाके में दाखिल हो गया। उस गिरोह को साथ लाने वाले वही अफराद थे जो वफ्द के तौर पर यहाँ आए। क्योंकि हारलीजा वालों का इंतजार था, चुनाचे उधर निगाहें रखी जा रही थीं और शॉपिन वालों के इस इकदाम को हारलीजा में बड़ी अहमियत दी गई। सबने तवील अरसे बाद शॉपिन में कैदियों का इस्तकबाल किया और इसके फौरन बाद ही उस गिरोह को रोक लिया गया और गैर सिगाली के तौर पर जवाबी ताखीर ना की गई और तवील अरसे गैर दुनिया में बसर करने वालों को आखिरकार उनकी बस्तियों की जानिब रवाना कर दिया गया। सालार भी साथ था और उन लोगों को साथ जाते हुए देख रहा था। जेम्स आयलर ने सालार को मुखातिब करके कहा, सालार, तुमने मेरे दिल पर एक असर छोड़ा है। मैं ना शॉपिन का बाशिंदा हूं और ना ही हारलीजा का, लेकिन मैं शॉपिन जा रहा हूं एक मंसूबे के तहत जो मेरे जहन में मेरे दोस्त ने डाला है। और तुम नहीं जानते उस मंसूबे में बड़ी बड़ी बक्काएं पोशीदा हैं। आर्गोबेलोसा एक अजीम दिमाग है। काश मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जा सकता। ये दोनों कबीले जब यकजा हो जाएंगे तो इस बात को मद्देनिगाह रखा जाएगा कि मैं साहिब इख्तियार नहीं हूँ, और हो सकता है कुछ ऐसे लम्हात भी आ जाएं जिनमें शॉपिन और हारलीजा के दरमियान नाखुशगवार कैफियतें पैदा हों। उस वक्त जो भी फैसला होगा, सालार, इस सिलसिले में मेरी शख्सियत ना समझना। कुछ मजबूरियां दामनगीर हुई तो मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। हाँ, एक बात मैं तुमसे जरूर कह देता हूँ, यह लड़की मेलेना यही मौजूद है और तुम इसका ख्याल रखोगे, क्योंकि मेरे दिल में इसके लिए बेटियों जैसा प्यार पैदा हो गया है। मेलेना कुछ फासले पर खामोश खड़ी थी। जब जेम्स आयलर ये बातें कर रहा था तो करीब ही मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी गौर नहीं किया कि उस वक्त गोनिया थारम भी ज्यादा फासले पर नहीं थी और उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में नफरत के चिराग रोशन थे। हारलीजा में बरसों के बाद आने वाले कैदियों की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। सभी खुश थे, आने वालों के अपने अजीजो अकारिब, और सालार उस वक्त एक अजीब सी कैफियत का शिकार नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर उदासी तैर रही थी और इस उदासी को किसी और ने महसूस किया हो या ना किया हो, लेकिन कुछ फासले पर मौजूद सोमा बगौर सालार को देख रही थी। उसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे, और जब सब अपनी अपनी खुशियों में मसरूफ हो गई तो सोमा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सालार के करीब आ गई। उसने सालार के बाजू पर हाथ रखा तो सालार चौंक कर उसे देखने लगा, फिर मुस्कुरा दिया। कोई काम तो नहीं है तुम्हें सालार? नहीं, क्यों? आओगे मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं, सालार ने कहा, और सोमा उसे लिए हुए चल पड़ी और इसके बाद वो साहिल पर पहुंच गई। फिर उसने कहा, मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैंने समुद्र में दूर वो जो उभरी हुई चट्टानें मौजूद हैं वहां अपने लिए जगह बना रखी है जो सिर्फ मेरी है। वहां कोई और नहीं जा सकता। हाँ, तुमने मुझे बताया था। क्या तुम मेरी पसंदीदा जगह चलना पसंद करोगे अभी? हाँ, अगर तुम चाहो। सालार ने कुछ लम्हों के लिए सोचा, फिर आमादगी का इजहार कर दिया, फिर मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम अपनी दोस्त मछलियों को आवाज दोगी? नहीं, मैं तुमसे यही पूछने वाली थी। उन चट्टानों तक तैरने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? शायद नहीं। और तुम्हें? मैं बेशुमार बार तैरती हुई उस तरफ जा चुकी हूँ। इसका मतलब है कि तुम एक अच्छी तैराक हो। हाँ, मुझे समुंदर से बहुत मोहब्बत है। तो फिर मैं भी कोशिश करूंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना। तैरते हुए अगर तुम्हें कोई दिक्कत पेश आई तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी, सोमा ने मोहब्बत से कहा, और सालार हंस दिया। फिर दोनों समुंदर की जानिब बढ़ गए और इसके बाद समुंदर में उतर गई। चंद ही लम्हों के बाद आबी जानवरों के दरमियान दो इंसान उनसे कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ समुंदर में सफर कर रहे थे। हसीन तरीन मनाजिर बिखरे हुए थे, खूबसूरत मछलियां जिन्हें यहाँ जिंदगी की आज़ादी थी, और दूसरे समुद्री जानवर जो मुहज्जब आबादियों के करीब नहीं पाए जाते उनके आसपास से गुजर रहे थे, और सालार की निगाहें उनका जायजा ले रही थीं। वो लोग समुद्र में पानी के नीचे नीचे सफर करते रहे। सोमा ने एक मखसूस गहराई इख्तियार की थी और उसके साथ साथ चल रही थी। एक बार उसने सालार को इशारा किया और दोनों सतह पर उभर आए। क्या हुआ? सालार ने सवाल किया। तुम्हें समुद्र के नीचे तैरने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्या तुम दिक्कत महसूस कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें यह बताना चाहती थी, ये जो चट्टानें हमें नजर आ रही हैं, हमें इनके ऊपरी हिस्सों में नहीं बल्कि इनकी गहराइयों में जाना है। तो फिर? मेरा मतलब यह है कि वहीं से हमारे लिए उन चट्टानों में मेरी रहायशगाह के दरवाजे खुले मिलेंगे। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। और इसके बाद एक अजीबोगरीब मंजर निगाहों के सामने आ गया। चट्टानी इलाका था। अजीमुशान आबी फूल तहद निगाह फैले हुए थे और उनके दरमियान ऑक्टोपस करवटें बदल रहे थे। बड़ी बड़ी समुद्री मछलियां गोल गोल आंखों से अजनबी जानवरों को देख रही थीं। आखिरकार उस वसी और इस चट्टानी सिलसिले के दरमियान एक मखसूस किस्म का गार नजर आया। सोमा का रुख उसी गार की जानिब था। सालार उसके साथ तैरता हुआ गार में दाखिल हो गया। थोड़ी दूर तक तारीकी रही। इसके बाद जब सोमा ऊपर की सिमत बुलंद हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ये तारीकी खत्म होने लगी। एक अजीब सी मध्यम रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। बुलंदियों पर पहुंचने के बाद कुछ ऐसे चट्टानी कटाव सामने आए जिनकी भूल भुलैयों में समुंदर का पानी गुम हो गया।
और फिर एक मखसूस जगह जहां पानी खत्म हुआ, एक वसी और रीज़ कुशादा चट्टानी छत नजर आई, जिसका सफर तय करने के बाद जब वो गहराइयों तक पहुंचे तो वहां एक अजीम शानगार फैला हुआ था, और हकीकतन समुंदर में किसी ऐसी जगह का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता जहां पानी की साइंस खत्म हो जाती थी। इस जगह को पानी से महफूज कहा जाता था। इस जगह की तलाश दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। समुद्री घास के अजीमुशान ढेर बिखरे हुए थे जो बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते थे। समुंदर से निकलने वाले कीमती मोतियों को दीवारों में नस्ब करके रोशनी पैदा की गई, और ये रोशनी बरसाने वाले अनमोल हीरे मुहज़्ज़ब दुनिया की निगाहों में कभी ना आए होंगे। इस गार की वुसअतों को जगमगाए हुए थे। आराइश की तमाम चीजें समुंदर ही से हासिल की गई थीं। सालार हैरान रह गया और सोच रहा था कि सोमा ने कितनी मेहनत से अपनी यह जन्नत तैयार की है। सालार ने हर चीज को पसंदीदगी की निगाह से देखा। सोमा ने उसे घास के बिस्तर पर बैठा दिया और खुद भी बेसुध सी होकर उसके नजदीक ही नीम दराज हो गई। उसकी आंखों में एक खुमार आलूद कैफियत थी जो गालिबन समुंदर की गहराइयों में तन्हाई का नतीजा थी। सालार को संभलना पड़ा। उसने जिस दुनिया में परवरिश पाई थी उसकी जिंदगी के मुताबिक जीने का सलीका बेहद जरूरी था। जज्बात हर जगह नहीं भटकने चाहिए। और फिर उसके दिल पर सुनीता का कब्जा था। सोमा से उसकी रिश्तेदारी थी। वो एक मासूम लड़की थी और ये उम्र ऐसे ही जज्बों की उम्र होती है। लेकिन सालार के सीने में एक तस्वीर महफूज थी और उसकी जगह वो जिंदगी भर किसी को नहीं दे सकता था। उसने सोमा को नजरअंदाज कर दिया। सोमा सवाल तलब निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। सालार ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी ये दुनिया बड़ी हसीन है सोमा। इसे सिर्फ मेरी दुनिया क्यों कहते हो? तुम भी तो इसके मालिक हो। सोमा जज्बात भरे लहजे में बोली, हाँ क्यों नहीं, मेरा तुम्हारा रिश्ता ही ऐसा है। और इस रिश्ते के बारे में क्या कहते हो जो मेरे सीने में परवान चढ़ रहा है? कौन सा रिश्ता? सालार कपकपाती आवाज में बोला, मोहब्बत का रिश्ता। सालार चंद लम्हात खामोश रहा, फिर बोला, सोमा मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। सिर्फ एक बात कहो सालार, मैं तुम्हारी तलबगार हूँ और जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मेरे सीने में समा गई हो। सालार परेशान निगाहों से सोमा को देखने लगा। उसने कहा, सोमा यहाँ रिश्तों का तयन होता है। सोमा इस सवाल पर गौर करती रही, फिर बोली, बस सबसे बड़ा रिश्ता दिल और मोहब्बत का होता है। मेरा मतलब है कि हमारी सरजमीन में कुछ रिश्तों में तकद्दस भी पाया जाता है। हर रिश्ते में तकद्दस होता है सालार। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बहन भाई होते हैं, लेकिन मैं और तुम एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी दुनिया में हासिल कर सकते हैं। और मैं जिस दुनिया से गुजर कर आया हूँ सोमा, वहाँ एक बहुत बड़ा रिश्ता एतमाद का रिश्ता होता है। तुम मेरे चचा की बेटी हो, मेरे और तुम्हारे दरमियान में एक एतमाद का रिश्ता कायम है। डेलॉस तुम्हें बहन कहता है तो मेरे लिए भी तुम्हारा दर्जा उससे कम नहीं। और मैं अब तक तुम्हें इसी निगाह से देखता रहा हूँ। मेरे दिल में जो जज्बे हैं सोमा, उनकी तस्कीन जिस अंदाज में तू चाहती है, मेरी दुनिया ने उसे मुझसे मना किया है और मैं तेरी पजीराई नहीं कर सकता। सोमा ताज्जुब भरी निगाहों से उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। वो आहिस्ता से बोली, मुझसे गलती हो गई सालार। मैंने पहली निगाह में तुझे अपना मान लिया था और इसी अंदाज में सोचती रही। जो कुछ तू कह रहा है उसे मैं जानती हूँ। आओ यहाँ से चलते हैं। सालार मैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ कि तूने मेरी सोच का अंदाज बदल दिया है। लेकिन मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या कोई मुझ जैसी लड़की तेरी खलवत तक नहीं पहुंची? अजीबोगरीब सवाल था। सालार सन्नाटे में रह गया। वो सोमा के सवाल पर गौर करता रहा, लेकिन उसे इस बात की खुशी हुई कि वो उसका सही जवाब दे सकता है। उसने कहा, हाँ मैं तुझसे सच कहता हूँ। क्या कोई हसीन लड़की तेरे दिल को भाई? सोमा ने दूसरा सवाल किया। हाँ ऐसा हुआ है। तो क्या तुझे उसकी कुर्बत हासिल नहीं हुई? सोमा की निगाहें सालार के चेहरे पर जमी हुई थीं। नहीं। और क्या ऐसा भी हुआ है कि किसी ने तेरी कुर्बत हासिल करने के लिए आखिरी हद तक कार्रवाई की हो और तूने वहां उसे तस्लीम ना किया हो? हाँ ऐसा हुआ है। तब तू सच्चा है तो ठीक है, सोमा ने मध्यम से लहजे में कहा और फिर वापसी के लिए चल पड़ी। जेम्स हाइलर एक तरह से शॉपिंग वालों का सरदार बन गया। कैदियों का तबादला शुरू हो गया और जिन लोगों को शॉपिंग जाना था उनकी कैफियत बहुत अजीब थी। गोनिया थारम जानती थी कि इस वक्त वो अजनबी दुनिया में अपना मुकाम बनाने के लिए शदीद जिद्दोजहद करने के बाद ही अपना मुकाम हासिल कर सकती है। उसके लिए इंतहाई मुश्किल हालात थे। हार्लीजा के सरहदी इलाके से निकलने के बाद उसका ज़हन मुस्तकिल सोचों में डूबा हुआ था और वो कुछ परेशान सी हो गई। जेम्स हाइलर भी कुछ फैसले कर रहा था और गालिबन उसने भी यही सोचा था कि इस कबीले में सबसे ज्यादा काबिल गौर शख्सियत गोनिया थारम ही की है। अलबत्ता वो ये नहीं जानता था कि गोनिया थारम इन तमाम तर कैफियतों के बावजूद एक मुनफरिद शख्सियत की हामिल है। अभी उसके पास एक रास्ता है, उसके पुरस्रार इल्म का रास्ता।
वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उसके नजदीक पहुंच गया और बोला, गोनिया तुम कुछ सोच रही हो? बहुत दिलकश है तेरी ये दुनिया जेम्स हाइलर। तुमने अभी देखा ही क्या है? देख रही हूँ, जो कुछ तुम देख रही हो सब वीराने हैं। मेरी बस्ती मेरी जमीन तो बहुत हसीन है, तुम उसके हुस्न जमाल को देखोगी तो दीवानी हो जाओगी शायद, गोनिया ने गोलमोल लहजे में कहा। हाइलर गौर करने लगा, फिर बोला, बड़ी अजीब सी बात है गोनिया। क्या? मैं अपनी इस दुनिया से बहुत अरसे तक दूर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जब मैं यहाँ से गया था तो मैं तमाम हकीकतों से वाकिफ था, और उन हकीकतों में औरत भी थी। वो औरत मेरी बीवी है, मेरा बच्चा कोई नहीं था। मैं अपनी बीवी को अपने साथ नहीं ले जा सका। तुम्हारी दुनिया में रहकर भी मेरा वास्ता औरतों से पड़ा, लेकिन मैं डरता रहा। मगर गोनिया तुमसे मिलने के बाद मुझे एक एहसास हुआ। जेम्स हाइलर भी उस वक्त ना जाने किस मूड में था। वो क्या? गोनिया ने सवाल किया। औरत सिर्फ औरत नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक और दिलकशी भी छुपी होती है। क्या मतलब? मतलब समझने का होता है, समझाने का नहीं। मुझे हैरत होती है तुम्हारे इन अल्फाज पर जेम्स हाइलर। क्यों? क्योंकि अब तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक बाअमल इंसान पाया है, उसके अलावा कुछ नहीं। इंसान तो मैं हूं गोनिया, क्या तुम इससे इनकार करती हो? नहीं। बस यूं समझ लो कि हर शख्स ज़हनी तौर पर जब आज़ाद होता है तो अंदर से दिलकशी का इजहार उभरता है। तू जानती है कि मैं कैसे कैसे हालात का शिकार रहा हूँ। हार्लीजा वालों को कैद रखना मेरे लिए एक इंतहाई मुश्किल काम था, और मैंने ये मुश्किल काम कबूल किया। हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और मुझे अपनी कामयाबी की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन तेरी दिलकशी कभी मेरी निगाहों से महव ना रही। गोनिया ने एक ठंडी सांस ली और फिर संभल कर बोली, अब क्या होगा फाइलर? इसका फैसला तो ऐशमीना ही करेगी। ऐशमीना? हाँ, इस पूरी जमीन की सरबराह। लेकिन मेरे ख्याल में तो तुम इस इलाके का सरबराह होना चाहिए। नहीं, ये मामला जरा मुख्तलिफ है। ऐशमीना सदियों से हम पर हुक्मरान है, मगर मेरे ख्याल में तो तुम्हारी हैसियत बहुत ज्यादा है जेम्स हाइलर। वो बात अपनी जगह। तो क्या ऐशमीना हार्लीजा और शॉपिन दोनों पर हुक्मरान है? वो एक मुकद्दस रूह है, और सिर्फ उस वक्त बोलती है जब बात इंतहाई मुश्किल इख्तियार कर जाए। तो क्या अब तक ऐसा नहीं हुआ? शायद नहीं। कैसी अजीब बात है। तुम मुझे ऐशमीना के बारे में जरा तफसील से बताओ। थोड़ा इंतजार कर गोनिया, यूं समझ ले कि वो खुद तेरी समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं नहीं गोनिया, थोड़ा सा वक्त निकाल। हर बात लम्हों में समझने की नहीं होती। मगर अब होगा क्या? अब हम शॉपिंग पहुंचेंगे और हमारी पेशी हमारे सरदार के सामने होगी। उसके बाद मुस्तकबिल के फैसले होंगे। एक बात का और जवाब दो हाइलर। हाँ बोलो। वहां तुम्हारी बीवी भी मौजूद है। तो फिर मेरी कौन सी जगह हुई? ये वक्त बताएगा, हाइलर ने मुस्कुरा कर कहा, और गोनिया थारम खामोश हो गई। काफी सफर तय हो गया। फिर सफर करने वालों में हलचल सी पैदा हुई। शायद शॉपिंग की आबादी आ गई थी। क्या हम शॉपिंग पहुंच गए? गोनिया ने पूछा। हाँ, वो देख दरख्तों के दरमियान आबादी के निशान। सरसब्जो शादाब दरख्तों की घनी छांव में लकड़ी के शैतीरों से बने हुए ये मकानात जादू नगरी के घर मालूम होते थे। इनका कोई डिजाइन नहीं था, लेकिन ये बहुत दिलकश थे। गोनिया ने हाइलर को पुकारा और बोली, मुझे कुछ बताओ तो सही जेम्स। सब कुछ तो तेरे सामने है गोनिया। मैंने एक बात महसूस की है। वहां पहाड़ों की दूसरी तरफ मुझे ये जिंदगी नजर नहीं आई थी। वहां ऐसे घर नहीं। तो मैं तुझ पर एक इंकशाफ करूं क्या? जब मैं यहां से गया था उस वक्त भी ऐसा नहीं था। क्या मतलब? पहली बात तो ये कि हार्लीजा से शॉपिंग का फासला, क्या ये इतना नहीं था? नहीं। फिर क्या सूरत हाल थी? बस चट्टानों की सरहदें बनाई गई थी। तुम्हारा मतलब है कि ये आबादी समेटकर आगे बढ़ा दी गई है? हाँ, ये तो दानिशमंदी है। हाँ, और क्या तब्दीली हुई है? गोनिया ने पूछा। ये मकानात भी ऐसे नहीं थे, बल्कि ज्यादातर लोग जमीन में गड्ढे बनाकर रहते थे। ये तो बहुत खूबसूरत मकानात हैं। जब तुम यहां से गए थे तो ऐशमीना तुम्हारे दरमियान नहीं थी। मैंने तुझे बता दिया कि ऐशमीना हमेशा से यहाँ थी, है और रहेगी, लेकिन कहाँ ये नहीं मालूम। और तुम्हारे यहाँ एक सरदार भी होता है। हाँ, तुझे उसके बारे में तफसीलात मालूम हो जाएगी। कुछ ही देर के बाद अचानक उस खामोशी में जिंदगी दौड़ गई। दरख्तों की शाखों से इंसान टपकने लगे। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे तेज हवा के झोंकों से फल गिर रहे हो। गोनिया थारम बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रही थी। दरख्तों से कूदने वाले खुशी का इजहार करते हुए उनके करीब आ गई। उनमें से कुछ लोगों के अजीजों और कारिब भी थे जो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और एक दूसरे से गले मिल रहे थे। उस वक्त जॉन फाइलर भी गोनिया थारम से लग हो गया। जॉन फाइलर अभी गया ही था, सामने से आर्गो बेलोसा आता हुआ नजर आया। अंदाज ऐसा था जैसे वो गोनिया थारम के पास ही आ रहा हो। वो उसके करीब आ गया। हेलो मिस्टर बेलोसा, आप इतने अलग थलग क्यों हैं? ये आपको बताना जरूरी है, आर्गो बेलोसा सर्द लहजे में बोला। मुझे ताज्जुब हो रहा है। इंसानों को बहुत सी बातों पर ताज्जुब होता है, बेलोसा ने कहा। क्या बात है? आप कुछ उखड़े उखड़े से लग रही हैं। सॉरी मैडम, मैंने आपसे कभी कुर्बत का इजहार नहीं किया। हाँ, ऐसा तो है, गोनिया थारम ने आस्था से कहा और आगे बढ़ गई। खूब हंगामे होते रहे।
शॉपिन का सरदार राहबान उन लोगों का इस्तकबाल करने नहीं आया। थोड़ी देर के बाद जॉन फाइलर ने गोनिया थारम को अपने पास बुलाया और 2 अफराद से उसका तारुफ कराते हुए बोला, ये दोनों मेरे भाई हैं। मेरे माँ बाप मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आ सके। और ये कौन है? उनमें से एक ने पसंदीदा निगाहों से गोनिया को देखकर कहा, मैडम गोनिया थारम, नई दुनिया से आने वाली। ये वहाँ की बाशिंदा है? हाँ। नई दुनिया से कुछ और लोग भी आए हैं? हाँ शायद। फिर वो गोनिया थारम से बोला, ये लोग हारलीजा वालों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। ठीक, गोनिया थारम ने कहा। उसने खास तौर से एक नौजवान पर तवज्जो दी जिसका नाम शाइलाक बताया गया था। वो एक सरकश और खुद सरसा नौजवान नजर आया। उधर सालार इन लोगों के जाने के बाद कुछ अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। उसे सबसे ज्यादा फिक्र उन लोगों की थी जो उससे नाराज हो गई, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह महावीर, जगत चौहान, भगत राय वगैरह को यह बता सके कि बहालत मजबूरी उसे उनसे दूर रहना पड़ा। वो उनके लिए नुकसान नहीं चाहता। हालांकि गोनिया थारम शॉपिंग वालों के साथ चली गई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत मोहतात था। वो इन लोगों की जिंदगी के लिए कोई खतरा नहीं चाहता था। वक्त गुजर रहा था और फिर वो दिन आ गया जो यहाँ जश्न के तौर पर मनाया जाता था। सोमा उस दिन के बाद से सालार से कुछ अलग थलग ही रहा करती। सालार ने भी उससे इज्तनाब बरता। जश्न में सालार ने भरपूर हिस्सा लिया और तमाम लोग उससे वाकिफ हो गए। उधर सालार ने डलॉस से बात की और ये जानकर दंग रह गया कि जिन गारों में भगत राय और वह पूरी टीम मौजूद थी वो अब खाली पड़े हुए हैं। वहां दूसरी दुनिया से आने वालों में से तो कोई भी नहीं है। सालार दंग रह गया। उसने डलॉस से सवाल किया, जाने वालों को हमने खुद अलविदा किया है, लेकिन वो लोग तो उनमें शामिल नहीं थे। डलॉस, उनके क्याम का बंदोबस्त किसने किया था? जिन लोगों को मैंने उनकी खिदमत पर मामूर किया था वो कहती हैं कि वो लोग खुद अपनी मर्जी से गारों से कहीं बाहर निकल गई हैं। मेरा ख्याल है उनके साथ कोई हादसा पेश आ गया। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी की जिंदगी इतनी आसानी से नहीं ली जा सकती। तो फिर ऐ मेरे दोस्त, उन्हें तलाश करो। हाँ, तुम बेफिक्र हो, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। एक दिन डलॉस के बाप ने सालार से कहा, क्या तू अपना घर देखना चाहता है सालार? हाँ, क्यों नहीं, मैं दिलो जान से ये चाहता हूँ। चल तो फिर देखते हैं। क्यों कर डलॉस अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए है, और मैं भी चाहता हूँ कि तू अकल का जादूगर है, इसलिए डलॉस की जिम्मेदारियों का एक हिस्सा संभाल ले। जी, मैं चाहता हूँ कि उन जादूगरों से मिलूं जो अपना अपना जादू रखती हैं। क्यों नहीं, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। तो फिर मुझे अपने बाप के घर कब चलना है? बहुत जल्द। हम वो घर तेरे हवाले करना चाहते हैं। उसके दरवाजे बंद हैं और आज तक कोई उन दरवाजों से अंदर दाखिल नहीं हुआ। सालार के दिल में पहली बार तजस्सुस बेदार हुआ। उसने सोचा कि इससे अच्छा क्या है कि उसके बाप के घर से उसे कुछ निशानियां मिलेंगी और वो अपने बाप के बारे में जान लेगा। दूसरे दिन दोपहर के बाद जब सूरज बुलंदी पर चमकने लगा तो इलास ने अपने वादे की तकमील की। डलॉस तो अपनी सरदारी के कामों में मसरूफ हो गया। इलास सालार के साथ उस मकान पर पहुंचा जिसके दरवाजे बंद थे, और ये मकान भी जमीन बोझ था और एक मजबूत चट्टान ने इसे इंसानी पहुंच से दूर रखा। इलास ने एक अमल किया और दरवाजा खुल गया। अंदर से एक ऐसी हवा आई जिससे एहसास हुआ कि बंद मकान को बहुत अरसे के बाद खोला गया है। सालार के दिल में अजीब से तासुरात थे। इस माहौल में उसे कुछ खुशबुओं का सामना करना पड़ रहा था जिनसे मोहब्बत की बू आ रही थी, और दिल में यह एहसास उमड़ रहा था कि ये वो जगह है जहां उसका बाप शाइलास और उसकी माँ एमलस चलते फिरते होंगे, जरूरियात जिंदगी से गुजरते होंगे। और सालार बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया। तभी इलास ने अपने भतीजे के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तेरे दिल में क्या है। मैं तुझे अपने जादू के इल्म से बताता हूं कि वो वापस आएंगे और हमें उनका इंतजार उसी तरह करना होगा जैसे जिंदा इंसानों का। और अब सुन, तू किसी भी उम्र में यहाँ से गया हो, ये घर तेरे लिए अजनबी नहीं। हम बाहर जा रहे हैं, तू यहाँ रुक और यहाँ मौजूद हर चीज से अपने माँ बाप के बारे में सवाल कर। आओ सोमा। ये कहकर वो वापसी के लिए चल पड़ा। उसने सोमा का हाथ पकड़ लिया। सालार बहुत अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। उसने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर लिया और उस ठंडे और पुरसुकून गार में खड़े होकर अपने माँ बाप के चेहरों का तस्वुर करने लगा। फिर उसने अतराफ में देखा। मुख्तलिफ अशिया मौजूद थी जो कि गर्द आलूद नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे इन चीजों को अभी अभी छोड़कर कोई बाहर निकल गया हो। सालार ऐसा साथ में डूबा रहा। उसकी आंखों में 2 चेहरे उभर रहे थे और उनके नकूश एक दूसरे में मदगम हो रहे थे। अभी वह इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि उसे कोई आहट सुनाई दी और उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। यह बूढ़ा हुग्गा था, एक अजीबोगरीब पुरस्कार किरदार, लेकिन यहाँ इस बंदगार में। सालार हैरान रह गया। बूढ़ा आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया। सालार, उसने कहा, हुग्गा बाबा, तूने मुझे कभी याद नहीं किया। सालार, क्या मतलब? तुम्हें मेरी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई? मैं कुछ भी नहीं समझा अपनी सरजमीन पर आने के बाद। हाँ हुग्गा, मैं तुझे सही तौर पर समझ ही नहीं सका। ये तेरे बाप का घर है सालार। हाँ, लेकिन तू यहाँ इस बंदगार में कैसे? सालार ने सवाल किया और हुग्गा के चेहरे पर जज्बात के साए लरजने लगे।
मैं यहीं होता हूँ। क्या मतलब? हाँ, मुझे बहुत कुछ मालूम है। मैं तो उस वक्त से तेरे साथ हूँ जब तू खान मुराद के पास पहुंचा, उससे भी पहले। सालार हैरानी से हुग्गा को देखता रहा। सालार, तू मुझे जान, मैं भी एक इंसान हूँ इसी बस्ती का। मेरा भी सब कुछ डूब गया था। मैं तेरे साथ साथ ही वहां पहुंचा था, नई दुनिया में। लेकिन नई दुनिया मेरे बेटे को खा गई। क्या मतलब? वो नई दुनिया की औरत के जाल में गिरफ्तार हो गया, उसे आग के हथियारों से मार दिया गया। मुझे बहुत अफसोस है, मगर हुग्गा तू तो ना जाने कहां कहां मौजूद था। बस यूं समझ ले कि मैं तेरे साथ हमेशा था, हमेशा उन पहाड़ों में भी जहां तेरे सर पर सरदारी का ताज रखा जाने वाला था, और वहां भी जहां तू भगत राय के पास एक शेर की तरह परवान चढ़ रहा था। महावीर जगत चौहान की बेटी सुनीता जो तुझसे मोहब्बत करती है, तेरी ये मोहब्बत मेरे इलम में है। और हुग्गा तू यहाँ कैसे है मुझे ये बता। ये बात पता चलेगी तुझे, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। क्या तू मेरे दिल के अंदर झांक सकता है? अभी इस बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन तू ये समझ ले कि कभी तुझे मेरी जरूरत होगी, मैं तुझसे ज्यादा फासले पर नहीं नजर आऊंगा। हुग्गा ने कहा, और सालार एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। शॉपिन आने के बाद जॉन फाइलर की शख्सियत में नुमाया तब्दीली रूनमा हो गई। उधर गोनिया थारम की शख्सियत के भी रूप बदलते जा रहे थे। वह जॉन फाइलर के घर में आ गई थी। उस घर का तर्ज तामीर भी हार्लीजा वालों से जुदा नहीं था। जेरे जमीन वसतों में फैला हुआ, जिसमें अलग अलग कमरे बने हुए थे। जॉन फाइलर ने उसे अपनी बीवी एरना से भी मिलाया, जो सादा से नकुश की औरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर रकाबत नहीं थी। उसने बड़ी खुश दिली से गोनिया थारम को खुशामदीद कहा। जॉन फाइलर राहबान से मिलने चला गया, और यहाँ गोनिया थारम का मेजबान शायलाक बन गया। तू अपने भाई जॉन फाइलर से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा नौजवान है, गोनिया थारम ने कहा, और तू शॉपिन में बसने वाली हर औरत से कहीं ज्यादा हसीन। शायलाक ने फौरन जवाब दिया, और गोनिया हंस पड़ी, फिर बोली, तू झूठ बोलता है, हरगिज नहीं। क्या तू मुझे पसंद करता है? हाँ, लेकिन तुझ पर मेरा भाई काबिज है। वो कब वापस आएगा पता नहीं। तू मुझे अपना कबीला दिखाएगा? हाँ, अगर तू चाहे तो, शायलाक ने कहा। तो फिर मैं चाहती हूँ, मैं खुशी से तैयार हूँ, शायलाक ने कहा, और फिर वो गोनिया थारम को लेकर बाहर निकल आया। गोनिया थारम ने शॉपिन की आबादियां देखी, जमाने देखे हुए थे, अंदाजे लगा रही थी। उसने जाना कि शॉपिन के लोगों से ज्यादा मशागिल वाले लोग हार्लीजा में आबाद हैं। शॉपिन वाले सूरज ढले जगह जगह जमा हो जाते हैं और तरह तरह के साज बजाकर महफिलें जमाते हैं। वो रंग मिजाज भी हैं, क्योंकि बेशुमार नजरों ने गोनिया थारम का सर से पांव तक तवाफ किया। क्या ये तेरी औरत है शायलाक? नहीं। तो फिर कौन है? बस है। क्या तू इसे अपनी बीवी बनाएगा? शायद नहीं। क्यों? बस अभी कुछ नहीं कह सकता। उधर गोनिया थारम शायलाक पर पूरी तरह डोरे डाल रही थी, और शायलाक को खुश था कि उसे इतनी हसीन औरत का साथ हासिल हो गया, और औरत भी वो जो नई दुनिया से ताल्लुक रखती थी। एक अनोखी दुनिया। इसमें कोई शक नहीं कि शायलाक जॉन फाइलर की निस्बत एक नाकार और सादा सा नौजवान था, और उसे शॉपिन में कोई हैसियत हासिल नहीं थी, बस ऐशो इशरत में डूबा हुआ था। वो वहां से आगे बढ़ी, तब उसने नौजवानों का एक गौल देखा जो अजीबोगरीब साज बजा रहे थे। गोनिया थारम महसूस कर रही थी कि सबकी निगाहों में उसके लिए पसंदीदगी के आसार हैं। उसने उन लोगों के दरमियान आके रक्स करना शुरू कर दिया, और नौजवानों के चेहरे सुर्ख हो गए। वो सब मस्त होकर तालियां बजाने लगे, और फिर गोनिया थारम पर उन नौजवानों की यलगार हो गई। बामुश्किल तमाम शायलाक गोनिया को लेकर अपनी जाने पलटा। उसने रास्ते में कहा, तूने तो अपना रंग ही अलग जमा लिया। मेरे तो तमाम शनासा मुझे मुबारकबाद देने लगे हैं। मैं कैसे बताऊं उन्हें कि ये मुबारकबाद मेरे लिए नहीं, मेरे भाई जॉन फाइलर के लिए है। काश उसकी जगह मैं होता। क्या तेरा दिल मुझे पसंद करने लगा है शायलाक? मैं तो अब ये सोचता हूँ कि आइंदा क्या होगा। शायद मैं तुझे फाइलर के साथ बर्दाश्त ना कर सकूं, और मुझे अपने भाई से परखाश हो जाए, गोनिया थारम ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैं जॉन फाइलर की मलकियत तो नहीं हूं, वो मेरा मालिक नहीं। तो फिर तू भी मेरा दावेदार हो सकता है। गोनिया थारम ने उसे दावत दी, और शायलाक आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। यह मुमकिन नहीं होगा, ये बात तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। जॉन फाइलर मुझे कत्ल कर देगा। तू क्या उससे कमजोर है? नहीं। फिर? वो मेरा बड़ा भाई है, शायलाक ने परेशान लहजे में कहा। और अगर मैं उसे ये कह दूं कि मैं उसे नहीं तुझे चाहती हूं, तो फिर वो क्या करेगा? शायलाक खुशी से दीवाना हो गया और बोला, अगर तू ये कह देगी तो बुजुर्ग मेरे हमनवा हो जाएंगे। यहाँ मर्द और औरत की पसंदीदगी ही यकजाइयत का बायस बनती है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छा एक बात बता, यहाँ शॉपिन का सरबराह राहबान है, वो किस तरह का इंसान है? उसकी उम्र क्या है, और वो औरत के बारे में क्या नजरिया रखता है? वो? हाँ, मेरा मतलब है कि क्या उसकी एक से ज्यादा बीवियां होती हैं? बेशुमार। उसकी खलवत में बहुत सी हसीन लड़कियां होती हैं। उसकी खादमाओं का गौल उसके साथ सफर करता है,
लेकिन किसी की मजाल नहीं कि उसकी खादमा की तरफ नजर उठा जाए। ऐसे करने वाले को सजा मिलती है। क्या सजा होती है? उसे पत्थरों की वादी में पहुंचा दिया जाता है, जहां जमीन के कीड़े उसे चाट लेते हैं और फिर उनके सूखे पिंजर वहीं पत्थरों में पड़े सड़ते रहते हैं। राहबान यहाँ सबसे बड़ी कुव्वत है? नहीं तो फिर सबसे बड़ी कुव्वत एशमीना है। एशमीना अगर आज से ये ऐलान कर दे कि उसने शॉपिन और हारलीजा के नाम खत्म कर दिए हैं और ये दोनों एक हो जाएंगे, तो दोनों कबीले एक लम्हा भी इनकार नहीं कर सकते। उनसे इनकार करने वाला एक भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या बात है कि एशमीना सिर्फ शॉपिन पर निगाह रखती है? हाँ, ये हमारे जादूगरों का कमाल है। शॉपिन के जादूगर एक हो गए हैं और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, जबकि हारलीजा के जादूगरों में यकजाइयत नहीं है। वो अपने जादू के साथ अलग अलग जिंदा हैं और किसी की बात नहीं मानते। यहाँ के हारलीजा के सरदार डेलोस भी अपने जादूगरों के ज़रिए से रहता है। और ये राहबान कहाँ पाया जाता है? उसकी रिहाइश का यहाँ से कुछ दूर है। गोनिया थारम ने ना जाने क्यों ये मालूमात हासिल की थी और अब उसके ज़हन में ना जाने क्या क्या ख्यालात परवान चढ़ रहे थे। शायद वो सोच रही थी कि इन दोनों भाइयों में जंग करा दी जाए और उसे अपना आगे का काम करने का मौका मिले। बहुत देर तक वो ना जाने क्या क्या सोचती रही। उधर सालार अपनी सोचों में गुम था। उसे अब यहाँ उकताहट होने लगी। वह बस सोचने लगा था कि जिस तरह भी बन पड़े यहाँ से निकल जाए। काफ डैनियल उसका मरकज़ी निगाह था। चुनाचे उसने एक बार फिर डैनियल से मुलाकात की और डैनियल ने उसे एम सन से मिलाया, जो समुंदर का गहरा तजुर्बा रखता था और माजी में गुलामों की सौदागरी करता था। एक दिलचस्प किरदार, बहुत सी अनोखी दास्तानों का अमीन। उसने सालार को बहुत पसंद किया और उसे अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाई। सालार को अपनी फिक्र थी। वो अब इस दुनिया से बुरी तरह उकता गया। उसने एक खुफिया मंसूबा बनाया। मंसूबे के तहत सालार ने डेलोस की मदद से भगत राय वगैरह को तलाश किया और उन तमाम लोगों को खुफिया तौर पर जहाज पर मुंतकिल कर दिया। गोनिया थारम के बारे में सालार ने डेलोस को मशवरा दिया कि अगर वो दोनों कबीलों को यकजा करना चाहते हैं तो गोनिया थारम से निजात हासिल करे। ये काम वो एशमीना के जरिए कर सकता है। सालार ने दुख भरे लहजे में कहा, मेरे माँ बाप अगर मिल जाएं तो उनसे कहना कि मैं अब इस दुनिया का इंसान नहीं हूँ। अगर यहाँ दुआओं का दस्तूर हो तो मेरे लिए दुआ करें। गमज़दा डेलोस ने अपने भाई की पूरी मदद की और खुफिया तौर पर जहाज को तमाम ज़रूरतों से आरास्ता कर दिया। फिर एक तारीख रात काफ डैनियल ने जहाज के लंगर उठाए और उसे तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। सारे किरदार जूं के तूं थे। कुछ के दिलों में सालार के लिए कबीदगी थी, लेकिन सालार ने साफ गोई से कह दिया कि उसने सुनीता के लिए अपनी दुनिया छोड़ी है। इस बात पर किसी को एतराज़ नहीं हुआ।